क्या रोबोट्स इज द फ्यूचर ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री और नॉट? किस हद तक रोबोट्स हेल्थ इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम न्यूरो डिपार्टमेंट में ही आ जाते हैं, तो रोबोट्स का इस्तेमाल न्यूरो डिपार्टमेंट में किस तरीके से अभी चल रहा है फिलहाल? अब जब एआई जैसी चीज़ें हैं, रोबोट्स जैसी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर्स को और किस तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या किस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें लेनी चाहिए? रोबोट्स वर्सेस डॉक्टर, कौन आने वाला हेल्थ सेक्टर का फ्यूचर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल तब बनता है जब आजकल की लाइफ में हम एआई से जूझ रहे हैं और एआई ने कई ऐसी जॉब्स को इस पूरे मार्केट से वाइप आउट कर दिया है जो कंटेंट राइटर या इस तरीके के कोई भी काम होते थे। लेकिन क्या हेल्थ सेक्टर में भी आने वाले समय में एआई या फिर रोबोट्स जो हैं वो ह्यूमंस का ऑपरेशन, सर्जरी जैसी चीज़ें करेंगे? ये सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा है और इसी पर आज की ये खास चर्चा होने वाली है। अभी नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो फोर्टिस नोएडा में मौजूद है और मेरे साथ हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर राहुल गुप्ता मौजूद हैं। सर वेलकम। नमस्कार। और सबसे बड़ा सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है किसी भी डॉक्टर से आज के समय में अगर पूछा जाए तो क्या रोबोट्स इज़ द फ्यूचर ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री और नॉट? जब हम रोबोट की बात करते हैं तो व्हाट इज़ रोबोट? बेसिकली आज से करीब 4 दशक पहले कंप्यूटर्स आए। कंप्यूटर्स ने अपना ब्रेन लगाया। वो ब्रेन एक्चुअली तो था लोगों का, जो कि उन्होंने कंप्यूटर में फीड किया और कंप्यूटर उसी चीज़ को रीड कर पाता था जो कि उसमें ऑलरेडी फीडेड है और उसको प्रोसेस करता था बाय फास्ट स्पीड से, जो कि एक ह्यूमन की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट कर लेता था। तो वो हुआ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट नंबर पे आया एक मॉडिफाइड कंप्यूटर, एक एडवांस कंप्यूटर जिसको कि रोबोट कहते हैं। क्या डिफरेंस है? रोबोट के पास जो माइंड है वो तो कंप्यूटर वाला है, जो कि कंप्यूटर से फीड हुआ है, प्लस उसके पास एक फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट करने का भी स्कोप है। सो एक मॉडिफाइड कंप्यूटर जो कि फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, वो हो गया एक रोबोट। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जा रही है वैसे वैसे जो कंप्यूटर है या रोबोट है उसकी फंक्शनिंग में भी चेंज आया है। पहले कंप्यूटर में हम जो टाइप करके फीड करते थे उसका एक रिस्पॉन्स आता था। अब धीरे धीरे कंप्यूटर अपने अवेलेबल डेटा के हिसाब से उस फीड की हुई चीज़ को एनालाइज करता है और क्वेश्चन अप्रोप्रिएट आंसर्स भी मॉडिफाई करके देता है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर ने उसको रीड किया और उसके बारे में आपसे ज़्यादा डिस्कशन करना शुरू किया। या फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो डेटा अवेलेबल है फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े लोगों के साथ, तो उन्होंने उस हिसाब से एक एडवांस टाइप का डेटा आपको देना शुरू किया या एडवांस चीज़ें बतानी शुरू करी। सो दैट इज मॉडिफिकेशन इन द कंप्यूटर प्लस रोबोट इज द फिजिकल एक्टिविटी विच इज़ प्रेजेंट। डेफिनेटली जो चीज़ हम फीड करेंगे कंप्यूटर में और कंप्यूटर उसको अगर एनालाइज कर सकेगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, वो चीज़ जो है वो प्रोसेस होगी और वो आगे आपके सामने आएगी। बिल्कुल। अब अगर हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स कैसे सब चीज़ें सीखते हैं? डॉक्टर्स भी किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ के उसको पेशेंट्स में अप्लाई करते हैं। पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस जो होता है उस हिसाब से उनकी नॉलेज और बढ़ती है और बेस्ड ऑन देयर बुकिश नॉलेज प्लस देयर एक्सपीरियंस नॉलेज दे आर एबल टू ट्रीट पेशेंट्स। कंप्यूटर के पास बुकिश नॉलेज की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स भूल सकते हैं पर उनके पास उस मेमोरी में सारा फेड है। दूसरा आता है पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन, प्लस उस इंटरेक्शन के बेसिस पे जो एक नई नॉलेज डॉक्टर ने गैदर करी है वो डेफिनेटली कंप्यूटर के लिए नई नॉलेज, जब तक कि उसके अंदर फीड नहीं करी चीज़ नहीं है, वो एक नई नॉलेज एक्वायर करना मुश्किल है। सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं कि जैसे 1+1=2, ये तो कंप्यूटर रीड कर सकता है और उसको एनालाइज कर सकता है। हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं बड़ा सिंपल से बता रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर क्या है वो 1+1=2 भी देखेगा और साथ में ये देखेगा कि उसमें इमोशनल फैक्टर क्या है, बिहेवियरल फैक्टर क्या है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है फेथ की। 50% जो पेशेंट्स ठीक होते हैं वो फेथ से ठीक होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द मेडिसिन एंड नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन, नॉट बिकॉज ऑफ द एडवाइस, इट इज़ द फेथ। सो वो वाला जो फैक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रोबोट और डॉक्टर्स के बीच में डिफरेंट है। बिल्कुल, एक ह्यूमन बीइंग हर सेक्टर और हर फैक्टर पर ध्यान रखता है। अच्छा, ये तो बात हुई कि जैसे सर्जरी जैसी चीज़ों में आपसे पहले भी हम रोबोट्स के ऊपर बात कर चुके, तो आपने कहा कि इंस्ट्रक्शन या गाइड करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन आज की बात करें तो
किस हद तक रोबोट्स हेल्थ इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं या वो आ सकते हैं? जब हम बात करते हैं रोबोट की, तो देर आर टू टाइप ऑफ रोबोट्स या टू टाइप ऑफ थिंग्स विच आर इन द मेडिकल साइंस. वन इज की नॉन सर्जिकल, सेकेंड इज सर्जिकल. अगर हम नॉन सर्जिकल की बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट का रोल कह सकते हैं वो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में. एक पेशेंट है, उसका एमआरआई स्कैन हुआ. एमआरआई स्कैन में जो हमें फिल्म में दिख रहा है उसके बेसिस पे डॉक्टर एनालाइज करता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसको रिपोर्ट में मिला के लिख देता है. वही सारी जो फाइंडिंग्स हैं अगर रोबोट के अंदर फीडेड है या कंप्यूटर के अंदर फीडेड है कि अगर ऐसा है तो ये डायग्नोसिस है, ऐसा है तो ये डायग्नोसिस है, तो वो कंप्यूटर भी एनालाइज कर सकता है. अगेन उसमें क्या एंगल रह जाएगा, उसमें पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स अगर हम वो भी फीड कर देते तो डेफिनेटली रोबोट कैन वर्क टू अ सर्टेन एक्सटेंट लाइक ए डॉक्टर और मे बी इवन बेटर, क्योंकि उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में है जो कि डॉक्टर शायद कभी कभी टाइम भूल भी सकता है. एंड कंप्यूटर कैन बी फास्टर. दूसरा हम बात करते हैं, कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है. उसमें दो रोल आता है. एक आता है पेशेंट की हिस्ट्री, सेकेंडली फिजिकल एग्जामिनेशन. तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन को कोरिलेट करने के बाद जो है एक डायग्नोसिस तक पहुंचा जाता है और उसके बाद एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है. और कई बार वो ट्रीटमेंट एम्पेरिकल भी स्टार्ट होता है कि आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या डायग्नोसिस है, पर आप थेरापेटिक ट्रायल देते हो, कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, सीधी रिस्पॉन्स. तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग जिसमें कि रिपीटेड विजिट्स भी होती है पेशेंट की, लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस आर बीइंग डन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन भी है, जो कि हर चीज़ रोबोट के द्वारा करना पॉसिबल नहीं है. हाँ, एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर या एक फिजिशियन या एक पीडियाट्रिशियन वो सारे डेटा को रोबोट में या कंप्यूटर में फीड करके अलॉन्ग विद द इन्वेस्टिगेशंस उससे प्रोबेबिलिटीज पूछ सकता है एंड देन डॉक्टर कैन बिकम वाइजर. डॉक्टर को हेल्प मिल सकती है. पर अगर आप कहें कि ऐसे में डॉक्टर को रोबोट रिप्लेस कर देगा, फिजिकल एग्जामिनेशन भी रोबोट कर देगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन को एनालाइज कर सकता है, हिस्ट्री जो उसमें फीड करी है उसको एनालाइज कर सकता है. हिस्ट्री भी कई बार ऐसी होती है कि डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट तरीके से हिस्ट्री लेते हैं. वो किसी एक सिम्टम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे सिम्टम को कम देते हैं. हर एक का एक टाइमलाइन होता है. तो वो एनालाइज करना भी जो है वो एक आर्ट है. वो हर किसी की बस की नहीं है और रोबोट की बस की भी नहीं है. तो वहाँ पर रोबोट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, हाँ हेल्प कर सकता है. फिर आती बात सर्जरी की. जहाँ सर्जरी की बात आती है, सर्जरी में रोबोट जो है वो उसका प्रिसीजन डेफिनेटली ह्यूमन हैंड से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इट इज़ मैकेनाइज्ड. ह्यूमन बीइंग कैन हैव सम एरर्स. लेकिन हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक की जो सर्जरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर एक के अंदर जो लीजन है वो डिफरेंट है. क्या सर्जरी कैसे सर्जरी होनी है वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता. अगर रोबोट के अंदर 50,000 सर्जरीज के मॉड्यूल्स भी हैं तो भी हो सकता है कि जो पेशेंट ऑपरेट करने वाले हैं वो उससे अलग हो. तो इसलिए रोबोट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड. एक पेशेंट को जनरलाइज नहीं कर सकते, रोबोट नहीं हो सकता. हाँ, अगर डॉक्टर्स सारी चीज़ें फीड करते हैं और उसके बाद रोबोट को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं तो प्रिसीजन में डेफिनेटली फ़ायदा होता है. एटलीस्ट आज की डेट तक तो यही है. हाँ, कल के डेट में रोबोट भी अपने दिमाग से सोचने लग जाए तो यू नेवर नो, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है. लेकिन जब कंप्यूटर आए थे तब कंप्यूटर के बारे में भी इम्पॉसिबल लगता था. जब मोबाइल फ़ोन आए थे तो मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचने में इम्पॉसिबल लगता था. तो इसलिए इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज इम्पॉसिबल. पर आज की डेट में रोबोट इज़ देयर ओनली टू हेल्प द डॉक्टर्स, नॉट टू रिप्लेस द डॉक्टर्स, बिकॉज हर एक पेशेंट डिफरेंट है. प्लस जो इमोशनल और बिहेवियरल कंपोनेंट है उसके बारे में रोबोट ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाएगा. और रोबोट वही चीज़ें कर पाएगा जो कि उसके अंदर फीड किया जाएगा. तो फीड करने वाला आदमी अगर डॉक्टर नहीं है और एक कोई डाटा एनालिस्ट उसमें फीड कर रहा है तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो अब हम न्यूरो डिपार्टमेंट में ही आ जाते हैं. तो रोबोट्स का इस्तेमाल न्यूरो डिपार्टमेंट में किस तरीके से अभी चल रहा है फिलहाल? तो अगर हम रोबोट की बात करते हैं तो रोबोट में भी अगेन दो मेडिसिन साइड है, सर्जिकल साइड है. मेडिसिन साइड में डेफिनेटली रोबोट्स आर लाइक गुड कंप्यूटर्स विच आर हेल्पिंग द डॉक्टर्स कि आप सारा डेटा इन हिस्ट्री, एग्जामिनेशन प्लस इन्वेस्टिगेशन में फीड कर दीजिए एंड देन यू कैन गेट द प्रोबेबिलिटीज एंड देन दैट कैन हेल्प टू सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑल्सो. एंड सो डॉक्टर्स कैन change their way of thinking based on the results which they receive from the robot or the computer. दूसरा आता है रोबोट जो कि सर्जरी में यूज़ हो रहा है. तो सर्जरी में जैसे गायनी ऑन्को सर्जरी में, एब्डोमिनल सर्जरीज में रोबोट का बहुत अच्छा रोल है क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में, पेट के या पेल्विक एरिया में काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि हाथ का घुसना मुश्किल होता है और वहाँ पर जो सर्जरी का प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हाथ से नहीं हो पाता. तो वहाँ पर जो सर्जन है वो दूर बैठ के उसके लेप्रोस्कोप को या उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको गाइड करता है और वो गाइड करके उसके हाथ चल रहे होते हैं, उधर इंस्ट्रूमेंट मूव कर रहा होता है और वो रियल टाइम में वो काम करता है. ब्रेन ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा सा डिफरेंट है. ब्रेन जो है वो
उसमें ब्रेन शिफ्ट होता है, ब्रेन में मूवमेंट होता है, ब्रेन में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उस केस में दूर बैठे जो हाथ के प्रिसीजन्स हैं वो उतने अच्छे तरह ब्रेन की सर्जरी में ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए अभी तक ब्रेन सर्जरी में रोबोट का रोल जो है इतना अच्छे से आया नहीं है। रोबोट का रोल जो आया है ब्रेन सर्जरी में वो वहाँ आया है जहाँ पर कि आपको बायोप्सी लेनी है। तो ब्रेन में अगर आपने उसमें एंडोस्कोप में डेटा फीड कर दिया और रोबोट से अटैच कर दिया तो वो प्रिसीजन आ जाता है कि आप सही जगह से बायोप्सी लेते हो। वो बायोप्सी नीडल को भी गाइड कर देता है, पर जो पीछे से जो काम कर रहा है वो हाथ एक सर्जन का ही होता है, सारा डेटा फीडिंग जो है वो एक सर्जन की होती है, उसमें कोई लेमैन उसको फीड नहीं कर सकता डेटा को। तो अगेन इट इज़ एन एडजंक्ट और हेल्प टू द सर्जन विथ मोर प्रिसीजन। बिल्कुल। मेरा बस एक और सवाल आपसे और होगा कि जैसे आपने अभी कहा कि डॉक्टर्स जो हैं किताब पढ़ते हैं, फिर वो पेशेंट से मिलते हैं, एक्सपीरियंस के बेस पे फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जब एआई जैसी चीज़ें हैं, रोबोट्स जैसी चीज़ें हैं, तो डॉक्टर्स को और किस तरीके की ट्रेनिंग की ज़रूरत है या किस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें लेनी चाहिए? तो जब हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, ओवर लास्ट 15-20 ईयर्स बहुत सा मेडिकल साइंस जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। जब हम लोग स्टूडेंट थे आज से 25-30 साल पहले, तो हम लोग सारी चीज़ें बुक से पढ़ते थे। आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड और एआई ड्रिवन मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं टीचिंग के। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, 3D मॉडल्स हैं, सिमुलेटर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिससे कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड है तो वो बहुत अच्छे से सब चीज़ें सीख सकता है और ग्रो कर सकता है। उससे प्रिसीजन बढ़ता है और आपका टाइम कम टाइम में भी आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। तो हमें एक मेडिकल स्टूडेंट को उस एआई का वो एडवांटेज उठाना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन गाइडेड होने लगा है हमारा ट्रीटमेंट, तो उसकी वजह से जो क्लिनिकल सेंस है वो डॉक्टर्स जो है धीरे धीरे उसमें लैक कर रहे हैं, कम हो रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं किताबें पढ़ने में या कंप्यूटर बेस्ड पढ़ाई में ज़्यादा विश्वास रखने हैं इन स्पाइट ऑफ उसके बजाय कि जो पेशेंट को देख के नॉलेज आती है या पेशेंट को ट्रीट करके जो सीखते हैं। तो वो एक मेजर लेकोना आजकल के मेडिकल कॉलेजेस में देखा गया है, इंक्लूडिंग MBBS लेवल एज वेल एज MD लेवल। तो जब तक आपका पेशेंट से 1-to-1 नहीं होगा, सामने सामने ट्रीटमेंट अपने सीनियर्स को ट्रीट करते हुए नहीं देखेंगे आप, और आप उस ट्रीटमेंट के हिसाब से अपने माइंड में प्रोटोकॉल्स चेंज नहीं करेंगे, आपको एक बुकिश नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अमलगम करके उसके बाद एक अपने व्यूज़ बनाने हैं कि आपको इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है। हालांकि स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस अवेलेबल है, फिर भी माइनर फाइन पॉइंट्स होते हैं जो कि आप अपने हिसाब से उस पर चेंज कर सकते हैं, विच गिव्स यू एन एज ओवर द अदर पर्सन। सो कंप्यूटर में जो डाटा फीड है वो तो सारे रोबोट एक जैसे हो गए, सब कंप्यूटर्स एक जैसे हो गए, पर अच्छे डॉक्टर्स, खराब डॉक्टर्स, एवरेज डॉक्टर्स में जो फ़र्क आता है वो आता है कि आप उस डेटा को एनालाइज कैसे कर रहे हो और उससे पेशेंट को ट्रीट कैसे कर रहे हो, जिससे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने ख़ास जानकारी दी और इससे समझ तो ये आया कि फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ़िलहाल के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। तो ये थी पूरी जानकारी। और रोबोट्स या ह्यूमन डॉक्टर्स, आपको क्या लगता है कौन होने वाला है फ्यूचर? इसके बारे में आप ज़रूर हमें बता सकते हैं, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।